अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिस्कस करूंगा। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री से हमने बहुत कुछ लर्न करना है। इसके इधर तक जो करंट सिचुएशन है, जो आजकल कह लो कि हम देखते आते हैं, कमेंट्स ये करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज की नहीं है, सदियों से चल रही है। जब से पाकिस्तान बना है तब से चल रही है। तो वो जो एक बात है, इसको प्रूव करना है आज हमें। वो जो आयन की आज जो पामाली होती है, जो रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जो ओवरऑल हमारी इंस्टीट्यूशंस का आपस में क्लैश है, वो हमने देखना है कि ये कैसे सिस्टम ग्रो हुआ, ये इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात है। तो स्टार्ट करते हैं कि जब 1947 में पाकिस्तान बनता है, वजूद में आता है, तो उस टाइम एक सबसे जो बुनियादी इशू राइज था, जो हमारी पॉलिटिकल लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ा इशू था, वो ये था कि इस टूटी हुई रियासत को जो अब जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आगे हमें एक आयन की जरूरत है, वो एक सुप्रीम लॉ की जरूरत है। उस सुप्रीम लॉ को कैसे हम बनाएं, उसके अंदर ये जो दो विंग्स है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये जिनके दरमियान 2000 किलोमीटर है का डिस्टेंस है, और अगर समुद्री रास्ता देखा जाए तो इंडिया पूरे को क्रॉस करके आपको बांग्लादेश पहुंचना, आज के बांग्लादेश पहुंचना पड़ता था। और इन दोनों विंग्स के अंदर पॉपुलेशन डिफरेंसेस थे, मतलब साइज में और पॉपुलेशन में डिफरेंट था। साइज मींस एरिया वेस्ट पाकिस्तान का और ईस्ट पाकिस्तान का, दोनों का एरिया डिफरेंट था, पॉपुलेशन डिफरेंट थी। अब ये बुनियादी इश्यूज होते हैं कि जब भी आपने किसी भी सिस्टम को रन करना है, जैसे फेडरल सिस्टम है, अगर आपने गवर्नेंस के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसमें आपने इलेक्शंस का प्रोसेस स्टार्ट करना है, उस इलेक्शंस के लिए पहले एमएनएस की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर आपने उनके पॉपुलेशन को और पॉपुलेशन की टेरिटरी को आपने माइंड में रखना होता है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। अब इस मसले को हल करना बड़ा जरूरी था। अब ये कैसे और कौन कौन से प्रॉब्लम्स है वो भी मैं डिस्कस करता हूं। उनमें सबसे पहले होता क्या है कि 4 दिन पहले पाकिस्तान को वजूद में आने में अभी 4 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है 10 अगस्त को। 11 को कायदे आजम उसमें एड्रेस भी करते हैं। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है ना जी, वो बड़ी बुनियादी रोल अदा करती है। उसमें ही एक जो पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखनी है ना, पाकिस्तान का आइन बनाना था ना, वो उसी ने बनाना था। उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट बन गए कायदे आजम, और कायदे आजम ने इस प्रोसेस को स्टार्ट करना शुरू किया। तो अब जो होता ये है कि ये इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रोल ये होता है कि उसने आइन को भी बनाना है, और इसके अंदर जो मामलात है, जैसे कौन कौन से सबसे बड़े मामला सामने नजर आया, वो ये था कि कुछ उलमाए कराम और रिलीजियस लोग वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो एक थियोक्रेटिक स्टेट बन जाए। हेड जो है थियोक्रेटिक स्टेट से मुराद है कि जैसे ईरान है, जैसे तो वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वो एक उलमाए कराम हो, वो एक मौलवी हो, और दूसरे कुछ जो मिनॉरिटीज जो इंडिया से उठ के आए थे, या कुछ पाकिस्तानी कहने जो मुस्लिम थे, वो उनका भी ये सोच था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, तो ये जो इंडिविजुअल का रिलीजन होता है, तो पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए। और फिर हुआ ये कि जैसे ही अर्ली डेथ होती है कायद की, उसके बाद ये डिस्कशन सामने होती है, और कायदे आजम की कुछ तकरीर को बेस बना के जो सेकुलर लोग होते हैं वो प्रूफ देते हैं कि कायदे आजम ने अमेरिका में जाकर अमेरिकन जो चैनल्स थे, जो इंटरव्यूअर्स थे, उनको इंटरव्यू दिया कि पाकिस्तान कभी भी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनेगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कायदे आजम ने 1947 के अंदर एड्रेस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो जितनी भी मिनॉरिटीज होंगी उनको आजादी होगी अपने रिलीजन की प्रैक्टिस के लिए। तो वो जो सेकुलर सोच के लोग थे वो ये जस्टिफिकेशन देते थे। और 1948 में कायदे आजम ने यह भी कहा कि जी जो पाकिस्तान है वो एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर हम जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स और टीचिंग को
के मुताबिक जो है ना जिंदगी गुजारेंगे। तो थियोक्रेटिक सोच के जो लोग थे वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाए। अब ये जो प्रॉब्लम था ये बहुत संजीदा प्रॉब्लम था कि स्टेट का रिलीजन कौन सा होना चाहिए, स्टेट के अंदर रिलीजन की क्या पोजीशन होनी चाहिए। ये उस वक्त प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लियाकत अली खान साहब ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि पहले 7 मार्च को प्रपोजल रेजोल्यूशन प्रपोज की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर 1949 के अंदर, उसके बाद 12 को जब डिबेट्स होती हैं और उसके बाद 12 को ये पास हो जाती है, तो इसके अंदर क्या होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको मैग्ना कार्टा की हैसियत है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर कुछ बड़ी अहम चीजें डिस्कस होती हैं। उसमें चीजें क्या डिस्कस होती हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम की हैसियत है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, वो बड़ी क्लियरली नजर आती है। मतलब सबसे पहली उसके अंदर जो प्रपोजल होती है वो ये होती है कि सॉवरेनिटी जो है ना वो किसकी होगी, इक्तदार अल्लाह ताला की जात का है। मतलब अल्लाह ताला की जात जो है ना वो पूरे कायनात के ऊपर कह लो, या पाकिस्तान की जो है ना जो इसकी इक्तदार है वो अल्लाह ताला के पास है। और अल्लाह ताला की जात जो है ये अथॉरिटी जो पाकिस्तान की स्टेट की लोगों के जरिए जो है ना उन तक मुंतकिल करता है। और ये बड़ा लिमिटेड अथॉरिटी है जो अल्लाह ताला ने जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको दी है कि वो गवर्न करे। अच्छा, इस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसके जो प्रीएम्बल्स है वो मैं बता रहा हूं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल होते हैं ना, जैसे स्टेट जो होगी ना वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कैसे करेगी, जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे ना उन्हीं के तहत स्टेट जो है ना अपनी पावर को या अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगी। अब टोटल जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो अल्लाह की है। अल्लाह ने जो लिमिटेड अथॉरिटी लोगों को दी है रियासत को चलाने के लिए, वो भी सेक्रेस्ड है और ट्रस्टेड। और इसके अलावा जो थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, और जो फोर्थ है वो ये कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बड़ा क्लियर बताया। वो क्या क्या है, एक तो ये है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वेलिटी है, टॉलरेंस है, सोशल जस्टिस है, कि इस्लाम शैल बी फुली ऑब्जर्व्ड। मतलब जितने भी ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, उन सब के अंदर इस्लामिक जो वैल्यूज हैं, जो इस्लाम है, ये बड़ा क्लियर नजर आएगा। चाहे टॉलरेंस की बात हो, चाहे इक्वेलिटी की बात हो, चाहे सोशल जस्टिस की बात हो, चाहे फ्रीडम की बात हो। अच्छा, अब इसके अलावा अगर इस्लामिक प्रिंसिपल्स की मैं बात करूं ना, तो वो ये है कि जितने भी कानून बनेंगे, जितने भी इसके अंदर कोई भी लेजिस्लेशन होगी, वो सारी की सारी इस्लामिक शरिया और इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग होगी। ये भी बहुत क्लियर था। अच्छा, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो थे ये इस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर भी क्लियरली डिफाइंड थे कि इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस और अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, social and practical justice, and freedom of thought, expression, beliefs, faith, worship, association subject to law and public morality shall be granted। ये सारे के सारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है ना, फेथ का, बिलीफ का, एक्सप्रेशन का, वर्शिप का और पॉलिटिकल जस्टिस का, फ्रीडम ऑफ थॉट का, ये सारे के सारे लोगों को मिलेंगे। अच्छा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी होगी और इंटरनेशनल रिलेशंस भी होंगे। इन सब चीजों को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बताया गया था। इस बताने का मकसद ये था कि स्टेट के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी कानून बनेगा, वो इन्हें समझ लो कि ये लिमिट्स थी, इन लिमिट्स के अंदर अंदर रह के ही सारे वो होगा। अब इस कानून को बनाने के लिए, इस आइन को बनाने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर सब कमेटीज 3 बनाई गई, उनको सामने रखते हुए बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है वो डिफरेंट रिपोर्ट्स देती है, जिनके अंदर वो अपना जो है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होनी चाहिए, इलेक्शंस का तरीकेकार क्या होना चाहिए। तो वो सारी की डिस्कशन होती है, जिसमें जो बुनियादी इशू होता है वो ही रहता है कि जी रिप्रेजेंटेशन पब्लिक की,
मतलब पॉपुलेशन को देख के आपने बाई कैमरल बनाना है या यूनिक कैमरल हाउस बनाना है। बाई कैमरल हाउस की तजवीज दी गई, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा साहब हैं, उन्होंने जो दी थी अपनी तजवीज कि आप जो है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी को जो है सामने रखो। आपने 175 मेंबर्स जो है ईस्ट और वेस्ट के ऐड करें, वो इक्वल हो जाएंगे 175 जब दोनों हाउसेज की टोटल पॉपुलेशन करोगे या टोटल नंबरिंग करोगे। मतलब उनका मेन मकसद ये था कि एक तो 1 यूनिट फार्मूला हो जाए, बोगरा फार्मूला को 1 यूनिट फार्मूला वो ये 55 में आया था। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के जो दोनों विंग्स है ना, उनका एक एक यूनिट हो जाए। मतलब कि जो प्रोविंसेस हैं वो डिवीजन में ना जाए, जैसे एनडब्ल्यूएफ पंजाब और सिंध और इस तरह की नहीं। वेस्ट पाकिस्तान एक यूनिट, ईस्ट पाकिस्तान एक यूनिट। अब इनके अंदर फर्दर डिवीजन नहीं होगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी के तहत ये एक बड़ा कामयाब फार्मूला था। बेसिक ये सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने इसको एक्सेप्ट किया और इसके तहत ही 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर डिस्कशन करूं कि जो उस वक्त भी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की डिबेट हुई, पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन बना 56 का। कायदे आजम की सोच ये थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। उसकी रीजन ये थी कि वो समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो बेसिकली ब्रादरी सिस्टम की बेस पे थी। वो उनके अंदर जो एक एलीट कल्चर था वो ज्यादा था, क्योंकि जो उस वक्त के स्ट्रांग लोग थे, जो पॉपुलर लोग थे, जिनके पास जो है कैपिटल ज्यादा था, वही पार्टीज के स्ट्रांग अपनी रखते थे। उसकी रीजन ये है कि अगर देखा जाए तो जो लोग माइग्रेट करके आए थे, उन लोगों ने यही सोचा हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो मेजोरिटी जिसके पास है उसी की ही अहमियत होती है। तो वो इधर आए, वहां से उठकर आए, इधर आके उनको जो है लैंड भी एक्सेसिव मिली, और जो ब्यूरोक्रेसी वहां से इधर आई उसको प्रमोशंस मिली, और जल्दी से जल्दी एक रैपिड प्रमोशंस मिली। पॉलिटिकल वहां पे जो लोग थे वो यहाँ पे आए, उनकी एक पार्टीज बन गई। उसके अलावा उन्होंने आके यहाँ पे पावर अटेन की प्रोविंसेस के अंदर। तो ये एक उस वक्त का कल्चर था। अच्छा, इसके अंदर जो एक बड़ा इशू था, जैसे मैं अभी बता रहा हूं प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, उसमें ये एक प्रॉब्लम था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी सिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव का रोल है वो क्लियर हो। तो अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखते हैं तो उसमें ना कोई अकाउंटेबिलिटी हो सकती, ना कोई चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेटिव का हिस्सा होता है। पार्लियामेंट जो होती है वो बनती है मेंबर ऑफ, जो उसके काउंसिल्स के मेंबर होते हैं वो पब्लिक उनको चूज करती है। वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपने अंदर से ही एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, और फिर अपने उसी पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोविंसेस के अंदर, तो उससे वो अगर तो मेजोरिटी में है तो वो अपना प्रेसिडेंट भी बनाते हैं। तो एक ही पार्टी की जो है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इंफ्लुएंस होता है। तो ये जो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव की पावर्स की कह लो कि शफल था, वो एक बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी के अंदर जो इशू था वो ये था कि जो ईस्ट बंगाल वाले थे उनकी जो नेशनल लैंग्वेज थी वो थी बंगाली, और जो वेस्ट वाले थे इनकी थी उर्दू। और जो पहले डिफरेंट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के अंदर चीजें डिस्कस होती रही उन रिपोर्ट्स के अंदर, तो दोनों ही, और मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के अंदर तो बिल्कुल ही ये क्लियरली बताया गया था कि दोनों ही लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज कंसीडर किया जाए। लेकिन 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उर्दू को जो है नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जिसको जो एक बहुत बड़ा रीजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1958 के अंदर ही एब्रोगेट हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व कर दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक इशू होता है वो ये होता है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी। उस वक्त जैसे मैंने बताया कि ब्रादरी सिस्टम, फ्यूडल लैंडलॉर्ड जो होते थे वो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स होते थे, जिसमें मुमताज दौलताना की मैं बात करूं, या फिर बिशानी की बात करूं, या फिर या इसके अलावा जो इधर के
मुस्लिम लीग है या फिर बाद में आके कांग्रेस है, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज का अगर